हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और आज की क्लास में हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोग को वैदिक शिक्षा प्रणाली के बारे में बता दिया था और सिलेबस बताते समय मैंने आप लोग को बताया था कि सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में यूनिट 1 में हम लोग को प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ना है और प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली के बारे में हम लोग को दो शिक्षा प्रणालियों के बारे में पढ़ना था। पहली वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और दूसरी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। तो आइए चलिए देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली अपने देश में किस प्रकार से विकसित थी और इसका क्या प्रभाव देखने को मिला। चलिए देखिए, जैसे कि आज के टॉपिक का नाम है बौद्धकालीन शिक्षा। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने इतिहास विषय में पढ़ा होगा या फिर ऐसे भी आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा सामान्य जानकारी के अनुसार कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रभाव तभी देखा जाएगा जब अपने देश में बौद्ध धर्म की शुरुआत होगी। और बौद्ध धर्म की शुरुआत कब होगी? जब अपने देश में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उन्होंने जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश देना शुरू किया और उसके बाद ही अपने देश में बौद्धकालीन शिक्षा दीक्षा की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए देखिए, यह जो काल था अपने देश में, देखिए वैदिक संस्कृति के प्रभाव का काल था और जिसके वजह से इस काल में वैदिक शिक्षा के विरोध में बहुत सारा संघर्ष किया गया, लोगों के द्वारा विरोध किया गया और वैदिक धर्म के विरोध में हमारे देश में अनेक धार्मिक क्रांति हुई और जिनके परिणाम स्वरूप ये दो सुधारवादी धर्मों का उदय हुआ, जिसमें से देखिए पहला धर्म था जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। इन्हीं दोनों के द्वारा जो वैदिक कालीन शिक्षा में विसंगतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। वैदिक कालीन धार्मिक और सामाजिक दशा को सुधारने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो उपाय बताए उसी को बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। इसके अलावा देखिए, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे उन्होंने एक शिक्षा पद्धति का विकास किया जिसे बौद्ध शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस काल को देखिए भारतीय शिक्षा में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके दौरान अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बेहतर रूप से बदलाव आया और बहुत विस्तृत रूप से बदलाव आया, क्योंकि इस काल में बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं जिन्होंने वैदिक काल में प्राप्त भारत को विश्व गुरु की संज्ञा को सार्थक करने में अहम भूमिका निभाई। यानी इनके काल में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया गया, शिक्षा को 2 कैटेगरी में बांटा गया और उसके बाद निरंतर लगभग मध्यकालीन भारत के पहले तक इस काल की शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव बहुत ज्यादा देखा गया अपने देश में और विभिन्न प्रकार के ऐसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय बनाए गए जिनका प्रभाव अपने देश के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी महत्वपूर्ण रूप से रहा। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य, जैसा कि आपके सिलेबस के टॉपिक में दिया हुआ है। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा में लौकिक तथा परलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को लाया गया था और इसमें भी सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो धार्मिक शिक्षा का प्रभाव बहुत ज्यादा था। इस काल की शिक्षा व्यवस्था में देखिए सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, स्त्रियों को भी शिक्षा में स्थान दिया गया, बस कुछ पाबंदियों के साथ। स्त्रियों एवं शूद्रों पर सर्वप्रथम ध्यान बौद्धों ने ही दिया, यानी इसके पहले स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसके साथ साथ देखिए प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा का प्रचलन भी बौद्ध काल की ही देन मानी जाती है। इस काल की देखिए शिक्षा के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इस काल की शिक्षा का उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति, यानी इस संसार के दुखों से किस प्रकार से मनुष्य मुक्ति पा सकता है, यह शिक्षा इस काल में दी जाती थी। और दूसरा इसका उद्देश्य था चरित्र का निर्माण, किस प्रकार से एक बेहतर चरित्र का निर्माण बालक के अंदर किया जाए और उसको करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें उस काल के मठों एवं विहारों में बालकों को सिखाया जाता था और उनको इस प्रकार से बनाया जाता था। अगला देखिए, इनका शिक्षा का उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास,
यानी इस काल की शिक्षा का महत्व ऐसा देखा जाता है कि वहां पर छात्र छात्रों को इस प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जाता था कि वो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, अपनी एबिलिटी, क्षमता, योग्यता को जाने और एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करे। इसके बाद देखिए, सामाजिक कुशलता का ज्ञान दिया जाता था कि समाज में लोगों के साथ किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से उनके साथ बातें करनी है और किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, इनको ये सब चीजें बताई जाती थी, सिखाई जाती थी कि अपने देश की जो सभ्यता संस्कृति है उसको किस प्रकार से संरक्षित रखा जाए, उसको नष्ट होने से बचाया जाए और इसका प्रचार प्रसार दुनिया के अन्य देशों में किया जाए। इसके अलावा देखिए, उनके ज्ञान का विकास बहुत बेहतर तरीके से किया जाता था जिससे वह भविष्य में एक अच्छा जीवन जी सके। इसके अलावा देखिए, सर्वांगीण विकास पर भी जोर दिया जाता था, यानी छात्रों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार के विकास पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जाता था और इसी को ध्यान में रखकर उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा देखिए, उस काल की शिक्षा में विभिन्न व्यवसायों को भी शिक्षा दी जाती थी। बहुत से ऐसे बालक होते थे जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद विभिन्न प्रकार के रोजगार व्यवसाय करना चाहते थे, तो उनको उस प्रकार के रोजगार व्यवसाय से संबंधित भी शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद देखिए, इस काल में छात्र छात्राओं को बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी बौद्ध धर्म की जो उपदेश थे, जो नीतियां थी, जो नियम थे, उन सबको भी बताया जाता था, सिखाया जाता था और उनका पालन कैसे करना है और दूसरे लोगों को भी उसके लिए कैसे प्रेरित करना है, ये सब भी सिखाया जाता था। उसके बाद देखिए, इस काल की शिक्षा की विशेषताएं, यानी बौद्धकालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखिए, बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। इस शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं देखिए इस प्रकार है। पहली चीज देखिए, इस काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी एक सिस्टम के अनुसार प्रदान की जाने लगी। इस सिस्टम क्या था कि ये बौद्धों के द्वारा मठों में, विहारों में और शिक्षा को दो भागों में बांट दिया गया, यानी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, और इसको प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के विभिन्न समुदायों के लोगों को इसमें भागीदार बनाया गया, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। देखिए, बौद्धकालीन महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाएं थी जिसमें मठ एवं विहार होते थे। इनमें देखिए ऐसी व्यवस्था थी कि ये खुले स्थान पर हों, इनके जो कक्ष हों बहुत भव्य हों, खुले हों और इसमें किसी भी प्रकार की समस्या न हो, और इनके लिए देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के छात्रावास और बड़े बड़े पुस्तकालयों का भी निर्माण किया गया था। इसके बाद देखिए, इस काल की शिक्षा व्यवस्था की एक प्रमुख व्यवस्था थी प्रवज्जा या पवज्जा संस्कार। यह देखिए एक ऐसा संस्कार था जिस प्रकार से देखिए वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार था, तो उसी प्रकार से यह भी एक प्रकार का संस्थान था और इस संस्कार के अनुसार ही बालकों को मठों में प्रवेश दिया जाता था। और प्रवेश के समय देखिए बालक की आयु 6 वर्ष की अनिवार्य मानी जाती थी। कुछ पुस्तकों में देखिए 8 वर्ष भी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ पुस्तकों में 6 वर्ष भी मिलता है। तो पवज्जा संस्कार देखिए ये एक ऐसा संस्कार होता था जिसका अर्थ होता है कि बालक का अपने घर से बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करना। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है बाहर जाना, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाना। देखिए जब बालक मठ में प्रवेश करता था तो उस मठ का जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ भिक्षु होता था उस संस्कार को संपन्न कराता था, और इसको कराए जाने के लिए बालक का सिर मुड़वाया जाता था और उसको पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे। और इसके बाद वही भिक्षु उच्चारित करवाता था, जिसमें देखिए ये 3 महत्वपूर्ण वाक्य थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इन तीनों ही वाक्यों को संयुक्त रूप से देखिए शरण त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए इन वाक्यों का उच्चारण करने के बाद गुरु शिष्य को आचरण संबंधी 10 आदेशों का उपदेश देता था, और इन 10 उपदेशों को 10 शिक्षा पदानी के नाम से भी जाना जाता था। ये 10 देखिए जो उपदेश थे, पहला था जीव हिंसा त्याग कर अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, निरर्थक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, विलासिता का जीवन त्याग देना है, नृत्य एवं संगीत से दूर रहना है, सुगंधित और श्रृंगार की वस्तुओं का त्याग करना है, असमय भोजन नहीं करना है, और
किसी भी प्रकार का कीमती सामान जैसे सोना चांदी आदि दान में नहीं लेना है। तो बच्चा इन सभी चीजों का पालन करने का व्रत लेता था और इसके बाद उसे मठ अथवा विहार में प्रवेश दे दिया जाता था। उस समय बच्चे को देखिए जब वो प्रवेश पा लेता था तो उसको श्रमण अथवा सामनेर के नाम से पुकारा जाता था। इस काल की शिक्षा व्यवस्था में देखिए परीक्षाओं और उपाधियों की आजकल की तरह व्यवस्था नहीं थी। उस काल में केवल शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछने पर बालक जब जवाब दे देता था तो उसको सफल घोषित कर दिया जाता था और इस स्तर पे किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाती थी। जब उच्च स्तर पे कोई छात्र पहुंचता था तो उसको भिक्षुओं का एक समूह छात्रों की मौखिक परीक्षा लेता था और उसे में जो छात्र सफल होते थे उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते थे। यानी प्राथमिक शिक्षा में किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, उच्च शिक्षा में भिक्षुओं के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता था। इसके बाद देखिए उप संपदा संस्कार भी आयोजित किया जाता था। जिस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा में हम लोगों ने देखा था कि शिक्षा पूर्ण होने के बाद समावर्तन संस्कार कराया जाता था, उसी प्रकार से इस काल में उप संपदा संस्कार कराया जाता था। और इस संस्कार के बाद बहुत से ऐसे छात्र होते थे जो अपने सांसारिक जीवन में लौट जाते थे, जबकि कुछ ऐसे भी छात्र होते थे जो उसी मठ विहार में भिक्षु के रूप में रहना चाहते थे, तो उनको दोबारा परीक्षा लेकर फिर उनको उसी आश्रम में रख दिया जाता था और बाद में यही लोग शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। इसके बाद देखिए इस काल की शिक्षा व्यवस्था में जो अध्ययन का काल था कुल मिलाकर 20 वर्ष का था और इसमें देखिए 8 वर्ष का जो समय होता था वो प्रवज्जा के लिए होता था और 12 वर्ष का जो समय होता था उप संपदा के लिए होता था। इस काल की देखिए शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण विधियों में अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, तर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्वाध्याय विधि, प्रदर्शन विधि, अभ्यास विधि, सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ विधि को उपयोग किया जाता था। इस काल की शिक्षा व्यवस्था का देखिए जो पाठ्यक्रम था उसमें संस्कृत, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, गणित, न्याय आदि मुख्य विषयों को शामिल किया गया था। विभिन्न प्रकार के धर्मों जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा देखिए थोड़ी बहुत सैनिक शिक्षा, धनुर्विद्या, कला कौशल आदि का भी शिक्षा इस काल में प्रदान किया जाता था। इसके अलावा देखिए इस काल की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो स्थानीय भाषा लोक भाषाओं के माध्यम से प्रदान की जाती थी, जबकि देखिए आप लोगों ने वैदिक काल में देखा था कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा हुआ करती थी। तो इस काल में बौद्ध शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव यही देखा गया और इस काल की शिक्षा व्यवस्था में पाली भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया। देखिए शिक्षा का माध्यम बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में लोक भाषा पाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके अलावा देखिए इस काल की शिक्षा व्यवस्था में सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा यानी सभी लोगों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों चाहे किसी भी जाति के हों, उनके लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। उसके अलावा देखिए शिक्षा का जो आधार था वो पूरी तरह से प्रजातांत्रिक था, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाता था। हर वर्ग हर समुदाय के लोग अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार ऐसा नहीं किया जाता था जो उनके लिए अमानवीय हो। देखिए बौद्ध काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको देखिए 2 भागों में बांटकर प्रदान किया जाता था। मेनली देखिए प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, उसके अलावा एक और भी प्रकार है जिसको कहा जाता है भिक्षु शिक्षा, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार होता था, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। जब प्राथमिक और उच्च शिक्षा बालक प्राप्त कर लेता था तो उसके बाद उसको भिक्षु शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें देखिए जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी उसमें बालक को सामान्य रूप से पढ़ना लिखना सिखाया जाता था और उसको वर्णमाला की जानकारी दी जाती थी, कुछ शब्द विद्या, शिल्प, ये सब चीजें सिखाई जाती थी और धार्मिक थोड़ी बहुत शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद देखिए इस काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी पूरी रूप से मौखिक हुआ करती थी और बालक को तख्ती पर वर्णमाला लिखना सिखाया जाता था और उसी का उच्चारण वह करता था। उच्चारण जब पूरी तरीके से उसको याद हो जाता था, सही तरीके से कर लेता था, तो उसको फिर अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। इसके बाद देखिए जो शिक्षा का माध्यम था वो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि पाली के माध्यम से दी जाती थी। उच्च शिक्षा जो होती थी वो देखिए प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद प्रदान की जाती थी। इसमें देखिए बालक को विभिन्न प्रकार की भाषाओं, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, साहित्य, व्याकरण, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, खगोल शास्त्र, राजनीति शास्त्र, कला कौशल, व्यवसाय, भवन निर्माण, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, ज्योतिष शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान
प्रदान किया जाता था। इसमें देखिए यह शिक्षा जो प्रदान की जाती थी विभिन्न प्रकार के मठों में और बिहारों में प्रदान की जाती थी और सभी लोगों को एक ही बराबर की शिक्षा प्रदान की जाती थी, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इसमें देखिए जो प्रवेश की अवधि होती थी वह प्रवज्जा संस्कार की अवधि पूर्ण होने के बाद होती थी। ये देखिए आरंभ इसका देखिए 12 वर्ष की उम्र में होता था और पूरे 12 वर्ष तक बालक अध्ययन करता था, जिसके बाद उसकी उम्र 24-25 साल हो जाती थी। इसके बाद अब बालक चाहता था तो वो अपना गृहस्थ जीवन में लौट जाता था, यदि किसी को नहीं जानना था तो वो उसी में भिक्षु के रूप में रहता था। देखिए इस काल के जो पाठ्यक्रम थे उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। देखिए धार्मिक यानी अलौकिक और लौकिक। भिक्षु भिक्षुणियों के लिए देखिए जो पाठ्यक्रम था वो पूरी तरह से धार्मिक पाठ्यक्रम हुआ करता था और इसमें उन्हें धार्मिक एवं जीवनोपयोगी दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। लौकिक पाठ्यक्रम जो होता था वो सामान्य लोगों के लिए होता था, यानी जिनको ये शिक्षा प्राप्त करके अपने जो वास्तविक जीवन में यानी गृहस्थ जीवन में वापस जाना होता था उनको ये सब चीजें सिखाई जाती थी। इस शिक्षा का देखिए उद्देश्य होता था कि उनको एक सुयोग्य नागरिक बनाना है और आर्थिक और सामाजिक जीवन हेतु बेहतर रूप से तैयार करना है। शिक्षण विधियां देखिए इसमें भी उसी प्रकार की थी। स्वाध्याय विधि, व्याख्यान विधि, देशाटन विधि, तर्क एवं वाद विवाद आदि थी। इसमें देखिए शिक्षा का जो माध्यम था वो भी पाली भाषा थी। उसी प्रकार से देखिए भिक्षु शिक्षा जो थी, जो छात्र आगे गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते थे, वो इसी क्षेत्र में रहना चाहते थे और भी आगे अध्ययन अध्यापन का कार्य करना चाहते थे, तो उनको भिक्षु शिक्षा प्रदान की जाती थी और यह शिक्षा 8 वर्ष की होती थी। जब यह शिक्षा वो प्राप्त कर लेता था तो फिर उसी मठ और बिहार में वो भिक्षु के रूप में अपना कार्य करने लगता था। बौद्धकालीन देखिए स्त्री शिक्षा, शुरू में देखिए बौद्ध काल में स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति को सबसे पहले शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी। इसके बाद देखिए धीरे धीरे बौद्ध मठों एवं बिहारों में अलग व्यवस्था कर दी गई महिलाओं के लिए और उनको भी शिक्षा प्रदान की जाने लगी। लेकिन इसमें यह था कि संघ के नियम कानून बहुत कठोर हुआ करते थे, जिसकी वजह से बहुत कम महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन मठों और बिहारों में जाया करती थी। उसके अलावा देखिए बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से संबंधित शिक्षा भी इस काल में छात्रों को प्रदान की जाती थी। उसके बाद देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया कि बौद्धकालीन शिक्षण विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधियां कौन कौन सी थी। अनुकरण विधि, यानी छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई चीजों को, सिखाई गई चीजों को अनुकरण करते थे। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न उत्तर के माध्यम से शिक्षक छात्रों को पढ़ाते थे, सिखाते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे, वो उत्तर देते थे और फिर उसके बाद आगे बढ़ते थे। इसके अलावा देखिए व्याख्या विधि का उपयोग किया जाता था। इस विधि का उपयोग उच्च शिक्षा में किया जाता था, प्राथमिक शिक्षा में नहीं किया जाता था। इसके अलावा देखिए तर्क एवं वाद विवाद विधि का प्रयोग किया जाता था। छात्र और शिक्षक एक दूसरे के साथ विभिन्न विषयों पर, विभिन्न प्रकरणों पर वाद विवाद करते थे, तर्क करते थे और सही उत्तर को प्राप्त करते थे। इसके बाद देखिए व्याख्यान विधि का उपयोग किया जाता था। शिक्षक विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर छात्रों के सामने लेक्चर देते थे, व्याख्यान प्रस्तुत करते थे और फिर छात्र अपनी शंका का समाधान करके उस चीज को समझ के फिर आगे बढ़ते थे। इसके अलावा देखिए देशाटन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जगहों पे छात्रों को घूमने के लिए ले जाया जाता था। पर्यटन के माध्यम से उनको विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती थी। इसके अलावा देखिए स्वाध्याय विधि भी थी। यह विधि भी देखिए उच्च छात्रों के लिए थी, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो छात्र होते थे वो अपने से खुद ही पढ़ते थे, समझते थे और जब कोई समस्या होती थी तब अपने शिक्षक से पूछते थे। फिर देखिए प्राचीन कालीन प्रमुख शिक्षण संस्थाएं। प्राचीन कालीन प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में देखिए कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान थे जो वैदिक शिक्षा का भी अनुसरण करते हुए चले आ रहे थे, जिसमें देखिए गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल का प्रभाव देखिए वैदिक काल से ही था। इसमें देखिए शिक्षक का एक घर होता था जो घर में रहकर शिक्षा प्रदान करता था। उसके बाद दूसरा जो शिक्षण संस्थान होता था वो परिषद होता था। यह भी देखिए वैदिक शिक्षा से ही संबंधित है। इसका प्रभाव देखिए इस काल की शिक्षा में भी हुआ करता था। ये देखिए मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा संचालित किए जाते थे और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। फिर बाद में एक परिषद में 20 ब्राह्मण सम्मिलित होते थे और छात्रों को विभिन्न प्रकार के दर्शन, धर्मशास्त्र और कानून के ज्ञान को प्रदान करते थे। उसके बाद देखिए अगला जो शिक्षण संस्थान था गोष्ठी या सम्मेलन होता था। यह विभिन्न प्रकार के राजाओं के द्वारा बुलाया जाता था, महान व्यक्तियों के द्वारा बुलाया जाता था, जिसमें देखिए विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों को उनके विचारों को पूरा करने और आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता था।
इसके बाद देखिए आश्रम हुआ करते थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों के द्वारा धर्मोपदेश दिया जाता था और छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद देखिए विद्यापीठ हुआ करते थे, ये महान आचार्यों द्वारा शुरू किए गए आध्यात्मिक केंद्र होते थे। और इसमें देखिए महत्वपूर्ण विद्यापीठ में देखिए शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया श्रृंगेरी में, उसके बाद देखिए कांची में, द्वारका में, पुरी में और बद्री में इसी प्रकार के विद्यापीठ को शुरुआत किया गया था। उसके बाद देखिए घटिकाएं हुआ करती थी, ये देखिए सुसंस्कृत विद्वानों के द्वारा इसमें शिक्षा प्रदान की जाती थी और इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा किया जाता था। इनमें टकराव की संभावना भी कभी कभी हुआ करती थी। इसके अलावा देखिए अग्रहार हुआ करते थे, जो ब्राह्मणों को दान में मिली हुई भूमि होती थी, जमीन होती थी, वहीं पर ये लोग शिक्षण संस्थान स्थापित करते थे और विद्या प्रदान करते थे। इसके बाद देखिए मठ हुआ करते थे, ये देखिए धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करते थे। और ये मठ देखिए शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लोगों के लिए हुआ करते थे और कुछ मठ जो है मंदिरों से भी जुड़े हुए थे। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुरी हुआ करता था, यह कस्बों और शहरों में शिक्षा के उद्देश्य से किसी चयनित क्षेत्र में विद्वान ब्राह्मणों के रहने का स्थान होता था और यहीं पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा देखिए बिहार जो है बौद्ध मठ था, जहां सभी बौद्ध उपदेश और दर्शन सिखाए जाते थे। और इसके बाद देखिए यही बौद्ध मठ विहार बाद में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के रूप में आगे विकसित हुए, जिसका परिणाम हमको देखने को मिला कि अपने देश में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंत विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय बाद में देखने को मिले। इस काल के देखिए प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में जो मुख्य प्रकार के शिक्षक थे उनको देखिए कुछ शिक्षकों को आचार्य कहा जाता था। ये देखिए विद्यार्थियों से बिना शुल्क प्राप्त किए वेद पढ़ाने का कार्य किया करते थे। इसके बाद देखिए उपाध्याय होते थे, अपनी आजीविका कमाने के लिए और केवल एक वेद या वेदांगों के एक भाग को पढ़ाते थे और उसके बदले में उनको कुछ धन मिलता था, जिससे उनकी आजीविका चलती थी। उसके बाद देखिए चरक हुआ करते थे, कुछ शिक्षार्थी उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भारत जैसे राष्ट्र का दौरा करते थे और शतपथ ब्राह्मण द्वारा देखिए ऐसे विद्वानों को विद्यार्थियों के लिए ज्ञान के संभावित स्रोत के रूप में माना जाता था। वेन सांग देखिए इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया था। देखिए ये जो लोग होते थे विदेशों से आते थे, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने देश के लोगों को भी शिक्षा प्रदान करते थे। इसके बाद देखिए गुरु हुआ करते थे, शिक्षा प्रदान करके और अपने परिवार का पालन पोषण करके अपना गृहस्थ जीवन जीते थे। उसके बाद देखिए युजन सतिका होते थे, ये अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। विद्यार्थी दूर दूर से इनसे शिक्षा लेने के लिए आते थे, इनके प्रवचनों को सुनते थे, बदले में उनको थोड़ा बहुत जो है दान दक्षिणा दे दिया करते थे। उसके बाद देखिए शिखा होते थे, ये लोग नृत्य जैसी कलाओं का निर्देश देते थे, छात्रों को नृत्य संगीत सिखाते थे। इस बात देखिए इसके अलावा बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र, बौद्धकालीन शिक्षा के देखिए प्रमुख केंद्रों में तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय देखिए वैदिक काल से ही प्रभाव में था, लेकिन इस काल में भी इसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय देखिए वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर वाले क्षेत्र में है, लेकिन इसका जो है पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत इसके अवशेष भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय ये अपने पड़ोसी राज्य बिहार के नालंदा जिले में स्थित था, लेकिन इसको भी देखिए मुस्लिम शासकों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। यह भी अपने देश में बौद्धकालीन शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था और इसका निर्माण गुप्त शासकों के काल में कराया गया था। इसके बाद देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, यह भी एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र है और इसके द्वारा भी विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती थी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा होती थी वो तंत्र शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इसमें देखिए अध्यात्म शास्त्र और तर्क शास्त्र की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। इसकी देखिए इसका निर्माण जो पाल शासक धर्मपाल था उसके द्वारा करवाया गया था। इसके बाद देखिए वल्लभी विश्वविद्यालय था, जो भी गुजरात में था और यह मैत्रक राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। इसमें भी विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी और इसमें देखिए धर्मशास्त्र की शिक्षा के अतिरिक्त राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद देखिए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था, यह भी पाल वंश के शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें भी विभिन्न प्रकार की बौद्धकालीन शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा देखिए जगदल विश्वविद्यालय था, यह भी बंगाल के पाल वंश के शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें भी देखिए उस समय विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा देखिए नदिया में एक शिक्षण संस्थान था, यहाँ भी देखिए
महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद देखिए मिथिला में शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था, यहाँ पर देखिए ब्राह्मणी शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के आश्रम थे जो नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों की स्थापना से कम महत्व नहीं थे, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के बौद्ध मठ थे जो शिक्षा प्रदान करने के कार्य करते थे। विभिन्न प्रकार के बौद्ध मठों का देखिए उल्लेख ह्वेनसांग के द्वारा किया गया है। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य शिक्षा के केंद्र भी थे जो विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा केंद्रों के अतिरिक्त शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। इसमें देखिए मृगदाव था जो वाराणसी के पास स्थित था, उसी प्रकार से उज्जैन मध्य प्रदेश में, भिन्न या श्रीमाल राजस्थान में, माउंट आबू शक्तिपीठ और जालौर अजमेर में महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान हुआ करते थे। अब देखिए बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बहुत महत्वपूर्ण कौन कौन से गुण थे। पहले देखिए इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या था, केंद्रीय प्रशासन, यानी इस काल की शिक्षा व्यवस्था में देखिए शिक्षा पर गुरुओं का नियंत्रण होता था और बौद्ध काल में शिक्षा पर संघों का नियंत्रण भी होता था, जिसके वजह से देखिए इस काल में शिक्षा की प्रगति हुई और शिक्षा में एक रूपता आई तथा इसका प्रशासन भी सुचारू रूप से होने लगा। वैदिक काल में देखिए इस प्रकार का अभाव था, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा में किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था, गुरु अपने इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षण संस्थानों को चलाते थे। उसके बाद देखिए दूसरी गुण इसके थे, सभी को शिक्षा का समान अधिकार दिया गया। इसमें किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं किया गया और स्त्री पुरुष के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया गया। उसके बाद देखिए अगला गुण इसका था निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। उच्च शिक्षा के लिए शुल्क लिया जाता था, लेकिन वह शुल्क भी मामूली होता था और उस शुल्क के बदले में छात्र वहां पर मठों विहारों में अपने श्रम को देते थे और जिससे उनका फीस उसी में पूर्ण माना जाता था। इसके बाद देखिए दूसरी विशेषता लोक भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, यहाँ संस्कृत की पाबंदी नहीं थी। गुरु और शिष्य का देखिए बहुत संयमित जीवन होता था। यहाँ पर बौद्ध शिक्षा प्रणाली में देखिए मठों और विहारों में आचरण पर पूरी दृष्टि रखी जाती थी और गुरु और शिष्य दोनों को मठों और विहारों में आचरण संबंधी नियमों का पालन करना होता था और उनको संयमित जीवन जीते हुए अपने जो है जीवन को अनुशासित रखना पड़ता था। उसके बाद देखिए इस काल में विभिन्न प्रकार के भव्य शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कराया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालयों की स्थापना की गई और इन विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जो कमरे होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, जिससे इसमें ज्यादा छात्रों को रहने का मौका मिलता था, पढ़ने का मौका मिलता था। इसके अलावा देखिए इनके जो विहार होते थे वो भी विभिन्न प्रकार के होते थे और जिसमें ज्यादा से ज्यादा छात्रों को रहने की व्यवस्था की जाती थी। इसके बाद देखिए इस काल की धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मानवतावादी शिक्षा पर भी बल दिया गया, यानी छात्रों को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, उसके साथ साथ मानवतावादी विभिन्न प्रकार के और भी नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे वो अपने जीवन में बेहतर कार्य कर सके और इस कार्य को करते हुए देखिए वो मानव के कल्याण और राष्ट्र की सेवा में अपने आप को लगा सके। स्त्रियों के लिए देखिए शिक्षा व्यवस्था की गई थी, इसमें पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को अलग अलग मठ विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी और दोनों लोगों को बौद्ध संघ और मठों के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करना होता था। अब देखिए बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की कमियां या दोष। पहले देखिए इसकी कमी क्या थी कि बौद्ध मठों और विहारों का जो नियम था बहुत ही कठोर हुआ करता था, इसलिए बहुत से छात्र पूरी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते थे, बीच में ही छोड़कर चले जाते थे। उसके अलावा देखिए स्त्री शिक्षा का ह्रास हुआ, क्योंकि कठोर नियम होने की वजह से, अलग संघ मठ विहार होने की वजह से जो है केवल उच्च घराने की, अमीर घराने की महिलाएं ही शिक्षा प्राप्त कर पाती थी, बाकी सामान्य घरों की महिलाएं नहीं कर पाती थी। इस काल में देखिए शिक्षा का जो संगठन था बहुत ही अनुचित था। इसमें देखिए प्राथमिक और उच्च शिक्षा के साथ साथ भिक्षु शिक्षा की भी व्यवस्था थी, जबकि शिक्षा का यह एक अमनोवैज्ञानिक संगठन माना जाता है। इस काल में देखिए सैन्य शिक्षा का अभाव देखा गया, बहुत कम लोगों को सैन्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुछ निश्चित शिक्षण संस्थान होते थे जहां पे सैन्य शिक्षा प्रदान की जाती थी, जबकि ज्यादातर में नहीं। उसके बाद देखिए धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध धर्म की शिक्षा थी। जब धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी शिक्षकों के द्वारा छात्रों को, तो उसमें सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। बाकी धर्म की पूरी तरह से उतनी शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी, वहां पर अपेक्षा का भाव दिखता था। इसके बाद देखिए आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्धकालीन शिक्षा का क्या योगदान है, इसको हम लोग
देखते हैं। देखिए बौद्धकालीन शिक्षा की जो भी कमियां थी, जो भी अच्छाइयां थी, उसके बाद भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में। और सबसे पहला योगदान है सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के बालकों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। ये चीज देखिए बौद्धकालीन शिक्षा से ही ग्रहण की गई है। उसके बाद दूसरी देखिए इसके योगदान है विद्यालयी शिक्षा और कक्षा कक्षों का निर्माण। इसके पहले देखिए वैदिक काल में विद्यालय नहीं हुआ करते थे, कक्षाएं नहीं होती थी, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के शुरू होने के बाद विभिन्न प्रकार के विद्यालय बनने लगे और कक्षा कक्ष का निर्माण होने लगा, जिसके ये आज भी देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए विद्यालयों में पुस्तकालयों का निर्माण किया जाने लगा। विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय आजकल भी देखे जाते हैं विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में, तो ये भी बौद्धकालीन शिक्षा की ही देन है। देखिए उसके बाद देखिए शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो जन शिक्षा के रूप में इस काल में प्रदान की जाती थी, यानी ज्यादा से ज्यादा रहने वाले लोगों को, वहां के निवासियों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद देखिए इस काल की शिक्षा व्यवस्था की एक ये भी विशेषता थी कि गुरु शिष्य के बीच में जो बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता था, बेहतर संबंध होता था, और उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए व्यवसायिक शिक्षा इस काल में शुरू की गई थी। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से संबंधित शिक्षा इस काल के बौद्धों मठों से बिहारों में प्रदान की जाने लगी, और उसका प्रभाव देखिए आज भी दिखता है। विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसको प्राप्त करने के बाद स्टूडेंट विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए नैतिक शिक्षा इस काल में छात्रों को प्रदान की जाती थी, और उनका चारित्रिक विकास करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जो आजकल की शिक्षा व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए इस काल के जो छात्र थे वो अनुशासित जीवन जीने के कला उनको सिखाई जाती थी। आजकल की शिक्षा व्यवस्था में भी यही सिखाया जाता है। तो अंत में देखिए यह कहा जा सकता है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली द्वारा वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो कमियां रह गई थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया, और शिक्षा के क्षेत्र में इस काल ने अधिक विकास किया, जिसका प्रभाव देखिए वर्तमान भारत की आधुनिक शिक्षा पर दिखाई पड़ता है। शिक्षा जगत में देखिए बौद्ध शिक्षा प्रणाली का श्रेष्ठ स्थान है, और इसने शिक्षा जगत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आप देखिए जो हमारे पहले यूनिट का लास्ट टॉपिक था कि अपने देश के प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रति कुछ विदेशी यात्रियों के दृष्टिकोण किस प्रकार से थे। तो देखिए अपने देश में विभिन्न प्रकार के यात्री समय समय पर आते गए हैं विदेशी, जिसमें कुछ लोगों ने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था की प्रशंसा की है, बड़ाई की है, और उसका उन लोगों ने ज्ञान प्राप्त करके अपने देश में भी प्रचार प्रसार किया है, अपने देश में भी उसका बखान किया है। इस क्रम में देखिए सबसे पहले जो मेगास्थनीज नामक एक यूनानी यात्री आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था, उसने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है और उसकी प्रशंसा की है। इसके बाद देखिए जो दूसरा विदेशी यात्री था फाहियान था, यह एक चीनी यात्री था जो गुप्त काल में अपने देश में आया था, और इसने अपने देश के शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होती थी, इसके बारे में बताया है। उसके बाद देखिए अगला जो यात्री था वो भी एक चीनी यात्री था, वेनसांग, जिस हर्षवर्धन के शासन के दौरान जो शिक्षा व्यवस्था अपने देश में मौजूद थी, अपने देश में किस प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार था, कौन कौन से शिक्षण संस्थान थे, और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने खुद रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, और इसने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था का खूब बेहतर वृत्तांत अपनी रचना में प्रस्तुत किया है और उसका बखान किया है। इसके बाद देखिए कुछ और भी विदेशी यात्री आए थे, जिसमें देखिए फारस से आने वाला अल-बरूनी था, जो एक इस्लामी यात्री था, इसने भी अपने देश की शिक्षा व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। इसके बाद देखिए मोरक्को से आने वाला जो यात्री इब्न बतूता था, उसने की है प्रशंसा। उसके बाद देखिए इटली से मार्को पोलो नामक यात्री आया था, इसने किया था। उसके बाद देखिए फारस से अब्दुल रज्जाक आया था, इसने किया है। उसके बाद देखिए इटली से ही निकोलो डो कोंटी नामक यात्री आया था, इसने भी अपने देश की शिक्षा व्यवस्था से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की और अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। उसके बाद देखिए रूस से अफानसी निकितिन नामक एक यात्री आया था, इसने भी अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया है। उसके बाद देखिए पुर्तगाल से आने वाला डोमिंगो पायस नामक जो यात्री था, वो भी अपने देश में आया था और अपने देश की शिक्षा व्यवस्था से बहुत कुछ उसने सीखा, जाना और उसका बखान किया। उसके बाद देखिए पुर्तगाल से फर्नोनून्स नामक एक यात्री आया था, उसने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। और वास्को डिगामा देखिए 1497-98 में अपने देश में आया था दक्षिणी भारत में, उसने भी अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारियां प्रदान की है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हम लोगों ने देखिए आज की क्लास में बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की के बारे में बहुत
विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने इसके उद्देश्य, विशेषताएं, शिक्षा प्रणाली, इसके गुण, दोष और आधुनिक शिक्षा में किस प्रकार का योगदान था, इसके बारे में पढ़ा। और अंत में हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो कौन कौन से विदेशी यात्री अपने देश में आए थे, जिन्होंने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में गहन अध्ययन किया और खुद भी यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त किया और फिर उसका जो है वर्णन अपनी रचनाओं में किया। तो ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और इसी के साथ आपका ये पहला यूनिट जो है खत्म हो जाएगा। अब हम लोग दूसरी यूनिट शुरू करेंगे और दूसरी यूनिट जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्यकालीन शिक्षा यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। आप लोग का इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।